वास्तु को जब हम एक्सप्लेन करें तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक वे ऑफ लाइफ है और ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने का जरिया नहीं है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। वास्तु की पहली लेयर तो कंस्ट्रक्शन है, डिजाइनिंग एंड प्लानिंग, स्पेस कैसे डिफाइन किया जाता है, स्पेस की यूटिलिटीज क्या है। दूसरी लेयर इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी की भी है, एक लेयर इसके अंदर इकोनॉमिक्स की भी है, एक लेयर मैथमेटिक्स की भी है, एक लेयर इसके अंदर सोशियोलॉजी की भी है। तो वास्तु एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट या कोई एक वास्तु शास्त्री अगर होगा तो वो इन सारी लेयर्स को समझ के काम करेगा। वास्तु एक साइंस है, प्राचीन साइंस है, वैदिक पीरियड से चल रही है और इसके अंदर बहुत सारे विद टाइम अडेप्टेशंस हुए हैं। सो इट्स अ एवर इवॉल्विंग साइंस। जैसे हमने बात करी जैविक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा प्लॉट के अंदर फ्लो कर रही है, राइट। अब आप कौन सा दरवाज़ा खिड़की लगा के किस कोने से ऊर्जा को अंदर घुसा लेते हैं या फिर किस जगह से उसको एग्जिट करवा देते हैं, ये आपके बिल्डिंग के एनर्जी ग्रिड को डिफाइन कर देता है। एंट्रेंसेस कोई भी खराब नहीं होती हैं, पर उनके प्रभाव अलग होते हैं। जैसे कहते हैं ना, नथिंग कम्स फॉर फ्री, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस इन लाइफ। कुंडली, कर्म एंड वास्तु। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप सोचें कि आपके घर का वास्तु गड़बड़ है और उसी से प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं। कुंडली, कर्म और वास्तु, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमारे लाइफ को ड्राइव करता है। नेगेटिव भी नहीं बोलूँगा, जो एक्सेसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जीज था उसको कंट्रोल। कहते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो अगर आप एक ऐसा कुछ प्लॉट ले लेते हैं जिसमें बहुत एनर्जी ड्राइव हो रही है, तो आप कितना भी अच्छा वास्तु कर लें उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जब हम रेमेडियल वास्तु की बात करते हैं, ये पिरामिड्स लगाते हैं, कोई कलर बदलते हैं, तो हमें उनको टाइम टू टाइम एनर्जाइज भी करना होता है। अगर हम स्पेसिफिकली डिवाइसेस की बात करें, जैसे कोई ग्लास का बाउल हो गया जिसमें कुछ सॉल्ट वगैरह आपने भर के रख दिया उस जगह की नेगेटिविटी कम करने के लिए, तो उसको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है या उनको एनर्जाइज करना पड़ता है। तो वास्तु इज़ नॉट अ वन टाइम सोल्यूशन, वन फिट सोल्यूशन कि आपने आज एक लाल पट्टी डाल दी, कोई चांदी की तार डाल दी, प्रॉब्लम ख़त्म हो। कुछ समय बाद उस तार को निकाल के उसको री एनर्जाइज करना ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एनी टाइम एस्ट्रो पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं बेहद स्पेशल गेस्ट मानव जी। हेलो मानव जी। राधे राधे। राधे राधे। मानव जी वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर हैं। तो आइए जानते हैं मानव जी की एक स्पेशल और बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में, जो कि इन्होंने आर्किटेक्चर और वास्तु के फील्ड में करी है। मानव जी, इस ऑकल्ट साइंसेस की आपकी जर्नी के बारे में बताइए और स्पेशली वास्तु शास्त्र की आपकी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ऑकल्ट की जर्नी, मैं इसको ऐसे कहूँगा, मैंने ऑकल्ट को चूज़ नहीं किया, ऑकल्ट ने मुझे चूज़ किया। और मेरी इस लाइफ जर्नी में बात करें तो सबसे पहले एक्सपोजर टू ऑकल्ट इन माय लाइफ वाज जब मैं स्कूल में था, प्रॉबेबली समवेयर इन अराउंड एज ऑफ 15 एंड 16। तो वैसे ही एक दिन बुक शॉप में था, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। जैसे बच्चे स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं, आउटफील्ड में ज़्यादा रहते हैं, मैं अपने पीटी क्लासेस को बंक करके लाइब्रेरी में रहना पसंद करता था। सो बुक शॉप्स में जाना, बुक्स परचेज करना, नॉवेल्स रीड करना, दैट वाज माय हॉबी। एंड एक दिन ऐसे ही किताबें खंगालते हुए वहाँ पे मुझे एक टैरो कार्ड का बॉक्स दिखा। सो दैट्स वाज द फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स जो मैं अपने साथ ले आया। उसके बाद खुद ही सेल्फ टॉट रहा फ्रॉम द एज ऑफ 16 टिल डेट। टैरो के बारे में पढ़ना, उस टाइम डायल अप कनेक्शंस होते थे, इस तरह के स्मार्टफोन्स वगैरह भी नहीं होते थे कि इंटरनेट पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इजीली एक्सेसिबल हो। तो बहुत ही स्लो जर्नी रही। टैरो कार्ड्स को एज दैट पॉपुलैरिटी के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट मैंने अपना ऑकल्ट का जर्नी स्टार्ट किया। धीरे धीरे विद टाइम मुझे समझ आया, नॉलेज आई, एक्सपीरियंस आया, अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की बेहतर हुई कि दिस इज़ नॉट ओनली अ फ्लूक गेम, इट्स अ टिपिकल प्रॉपर साइंस, जिसके बारे में विद टाइम मैंने और रिसर्च आउट किया। मीनवाइल वो 15-16 की एज से निकल के जब 18-19 पे आए तो प्रोफेशन चूज़ करना था, डिग्री चूज़ करनी थी। सो आई चोज बैचलर्स इन आर्किटेक्चर। अपना ग्रेजुएशन के दौरान जब हमने बिल्डिंग साइंसेस के बारे में पढ़ा, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा, तो उस समय मैंने ये रियलाइज़ किया कि वास्तु का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता।
कॉलेजेस में, ये करिकुलम का पार्ट नहीं है। Yes. जबकि हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में ही बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाने का जो हमारा इंडियन वे ऑफ लाइफ था, तरीका था, हम उसी को नहीं पढ़ रहे। 2016 में मैंने अपना ऑफिस, अपनी प्रैक्टिस सेटअप करा, और एज मार्केट फिट नीड्स की बहुत लोग आते थे कि घर बनवाना है, तो हम तो जैसे एकेडमिकली ट्रेंड हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, उस हिसाब से बिल्डिंग्स बनाते थे। तो जी हमारे ना पंडित जी हैं, हमारे XYZ मित्र हैं, तो वो आके मेरा सारा नक्शा छेड़ देते थे। अब वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट था कि मैं प्रोफेशनली एकेडमिकली जैसे ट्रेन हुआ हूँ और प्रैक्टिकली जो हो रहा है फील्ड में वो पोल्स अपार्ट था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वास्तु कंसल्टेंट क्यों हायर करना, ऑकल्ट में भी इंटरेस्ट है, टैरो रीडिंग्स तो चल ही रही हैं, तो इस फील्ड को भी एक्सप्लोर करते हैं। सो 2016 से मेरी वास्तु की रिसर्च जर्नी स्टार्ट हुई, और वो मेरे ऑफिस में मेरे वर्क स्टाइल का एक पार्ट बन गया। एंड उसके बाद वो सिचुएशन ऐसी हुई कि अब ज़्यादातर काम ही वास्तु बेस होता है, विदाउट वास्तु वाले कंसल्टेंट क्लाइंट्स बहुत कम रहते हैं। सो वास्तु की जर्नी कॉलेज के बाद अपने प्रोफेशन में आके स्टार्ट हुई। 2016 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी पिछले 3 साल से, क्योंकि जब तक मैं टैरो 18 साल से कर रहा हूँ पिछले, तो इट वॉज अ नॉन कमर्शियल एक्टिविटी, इट वॉज जस्ट फॉर फ्रेंड्स फैमिली, जैसे मैंने कहा, एक नेटवर्किंग के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए करता था। 3 years बैक somebody told me कि यार तेरी रीडिंग्स बहुत अच्छी हैं, why don't you make it a part of your profession? So then it was the time कि मैंने कहा कि चलो let's monetize on this, let's be more professional about it. So tarot was not complete to help people, remedies नहीं मिल पाती, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाती है, गाइडेंस काउंसलिंग हो जाती है, बट रेमेडीज नहीं मिलती, तो उसके लिए फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो दैट वाज माय जर्नी फ्रॉम टैरो रीडिंग टू आर्किटेक्चर टू वास्तु टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो इंटरेस्टिंग। एंड मेरा जो सबसे पहला वास्तु या कंस्ट्रक्शन का एक्सपोजर रहा है अपनी लाइफ में, आई वॉज प्रॉबेबली अराउंड 12-13, और हमारा घर कंस्ट्रक्ट हो रहा था, ऊपर वाला फ्लोर। तो मेरे मदर सबसे पहले मेरे गुरु, मेरे वास्तु कंसल्टेंट रहे हैं, जिनसे मैंने देखा सीखा, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा छोटे शहरों में चलन नहीं था कि आप कोई प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट या कुछ हायर करें। ये अराउंड 20 years बैक की बात हो रही है। सो मम्मा गए, अगेन बुक लेकर आए, उसमें से पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, नोट्स बनाते थे। तो शाम को कई बार मैं उनके साथ बैठता था, उनकी वो बुक में से देखता था क्या मार्क किया है, हमारा प्लॉट ढूंढ रहे हैं, साउथ वेस्ट के प्लॉट का वास्तु, ईस्ट फेसिंग का वास्तु, तो वो नोट्स पढ़ना शुरू करना, वो मेरा लाइफ में वास्तु को लेकर पहला एक्सपोजर था एट द एज ऑफ 12-13। बट वो चीज़ जब मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू करा, आर्किटेक्चर फील्ड में आया, तो पुराना पैशन रिकिंडल हो गया। सो मानव जी, व्हाट इज वास्तु अकॉर्डिंग टू यू? आपके हिसाब से वास्तु है क्या? देखिए, वास्तु को मेरे, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूं, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। वास्तु अगर हम बात करते हैं, ऑकल्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एस्ट्रोलॉजी, तो वास्तु भी उसी का एक पार्ट है, और ये एक प्रॉपर साइंस है, ये कोई मिथ नहीं है। वास्तु को जब हम एक्सप्लेन करें तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक वे ऑफ लाइफ है, और ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने का ज़रिया नहीं है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे कि वास्तु की पहली लेयर तो कंस्ट्रक्शन है, डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग, स्पेस कैसे डिफाइन किया जाता है, स्पेस के यूटिलिटीज़ क्या हैं। दूसरी लेयर इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी की भी है, एक लेयर इसके अंदर इकोनॉमिक्स की भी है, एक लेयर मैथमेटिक्स की भी है, एक लेयर इसके अंदर सोशियोलॉजी की भी है। तो वास्तु एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट या कोई एक वास्तुशास्त्री अगर होगा तो वो इन सारी लेयर्स को समझ के काम करेगा। तो वास्तु एक साइंस है, प्राचीन साइंस है, वैदिक पीरियड से चल रही है, और इसके अंदर बहुत सारे विद टाइम अडेप्टेशंस हुए हैं। सो इट्स अ एवर इवॉल्विंग साइंस। तो जैसा कि आपने बोला, इट्स एन एवर इवॉल्विंग साइंस। हम भी आजकल मार्केट में देखते हैं कि कई सारी विधाएं हैं वास्तु की। आप कौन सी विधा को अपनाते हैं? देखिए, वास्तु जब हम बात करते हैं, कई स्पेशली आपके हिसाब से कौन सी विधा सबसे ज़्यादा असर देती है वास्तुशास्त्र के अंदर? ओके, जब हम वास्तु की बात करते हैं, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कई अप्रोचेस होती हैं, पर ये कहना कि एक अप्रोच बेटर है दूसरी नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि हर अप्रोच के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर हम वास्तु की क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसे सबसे पहले एक हमारा पद विन्यास वास्तु होता है, जिसके अंदर हम बिल्डिंग के
जो भी पेरीमीटर है उनको 8 भागों में 9 भागों में डिवाइड करके और एक ग्रिड बना लेते हैं। मेरा जो अपना अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस रहा है कि पद विन्यास वास्तु स्क्वायर प्लॉट्स के अंदर ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब वहीं पे अगर प्लॉट का प्रपोर्शन 1:2 है, रेक्टेंगुलर प्लॉट्स हैं, आप उसको 8 में डिवाइड करेंगे तो जो लंबी साइड है वहाँ के जो सेगमेंट्स बनेंगे, पार्टीशंस बनेंगे, वो ज़्यादा लंबे बनेंगे कंपेयर टू द शॉर्टर वन। यस, राइट। तो वहाँ पे देखा जाए तो आपके जो सेक्टर्स बन रहे हैं, जो आपके ग्रिड बन रही है, वो रेक्टेंगुलर ग्रिड चल रही है। दूसरा जो वास्तु आप काफ़ी महावास्तु आजकल काफ़ी पॉपुलर है। अब उसका अगर हम लॉजिस्टिक्स देखें तो वो इस तरह से कंपस के ऊपर किया जाता है। आप अपने प्लॉट के सेंटर में, अपने बिल्डिंग के सेंटर में कंपस के सेंटर को अलाइन करते हैं, यहाँ से लाइंस रेडिएट हो रही हैं तो वो ट्रायंगुलर सेक्शंस बनेंगे। अब आपका प्लॉट चाहे कितना लंबा हो कितना छोटा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके जोन्स, अगर कोई चीज़ ज़्यादा लंबी है वो एक पर्टिकुलर जोन के अंदर आ गई तो आप ये देख सकते हैं मेरा कौन सा जोन बढ़ा हुआ है। तो आप और तीसरा वास्तु जो चलता है, इसके बाद तीसरा वास्तु आ गया एस्ट्रोलॉजिकल वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, जिसको एस्ट्रो वास्तु भी बोलते हैं। यस यस यस। और भी कई तरह के वास्तु की ब्रांचेस हैं, सबका काम करने का तरीका अलग है, इनकी डिज़ाइनिंग की अप्रोच अलग है। तो ये कहना कि एक अप्रोच बेटर है दूसरी नहीं, ये सही नहीं रहेगा। तो आपके हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ओवरऑल, तो आप वो वाली विधा चूज करते हैं? जी, इट्स बेसिकली अ मिक्स ऑफ स्मॉल थिंग्स। सबसे पहले जैसे कोई फ्रेश हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, अगर एक बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो का प्रोजेक्ट है तो उस केस में हम महावास्तु वाला कंपास रख के आपके सेक्टर जोन्स को डिफाइन करते हैं, प्लॉट की एनर्जीज़ की रिपोर्ट रेडी करते हैं कि कौन से जोन, कौन से क्षेत्र बढ़े हुए हैं, कौन से कम हैं, और उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि जो कम है उसको बैलेंस किया जाए, जो बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो वो महावास्तु की एक अप्रोच है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है या कोई बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है जिसका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नक्शा है, चीज़ें नहीं फाइनल हो रही, नहीं समझ आ रही, तो उस केस में हम पदविन्यास वास्तु भी यूज़ करते हैं। तो जितना कॉम्प्लेक्स उसका बिल्डिंग का एरिया होगा, प्लॉट का एरिया होगा, आप उस हिसाब से ही अपने वास्तु प्रिंसिपल्स वहाँ पे लगाएंगे जी। तो मानव जी, अभी आपने बताया कि वास्तु के अंदर भी अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी की लेयर हो गई, इकोनॉमिक लेयर हो गई, फाइनेंशियल लेयर हो गई। तो इन लेयर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मेरे पास 2 प्लॉट हैं, दोनों 400 स्क्वायर यूनिट्स के हैं। एक 20 बाय 20 का है, एक 10 बाय 40 का है, लेकिन 4 दीवारी करने में मुझे वहाँ ज़्यादा खर्चा लगेगा जो रेक्टेंगल है। तो ये कॉमन सेंस है, मैथमेटिक्स है, ये भी वास्तु की लेयर है। और इस लेयर को शास्त्रों में या कुछ मिथ बस्टर्स, आपने अगर मैं कहूँ इसको सही वर्ड यही रहेगा कि जैसे कहते हैं ना, लंबा प्लॉट लोगे तो मकान मालिक को एसिडिटी होगी। ये कई बार लोग कहते हैं कि ज़्यादा लंबे प्लॉट मत लो, ओनर का ना पेट खराब हो जाएगा। अब आप इसको एक लॉजिक में लेकर आते हैं, अगर बंदे ने वो 10 बाय 40 वाला प्लॉट लिया है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, बंदे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पैसे ज़्यादा कमाने पड़ेंगे। और वो कहावत बड़े बुजुर्ग कह गए ना कि आदमी पेट काट के घर बनाता है, दैट इज़ हाउ एसिडिटी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ से रिलेटेड है। तो वास्तु में आप ये देखो, इसके अंदर मैथ्स आया, लॉजिक आया, बेसिकली कनेक्शंस जो हैं ये कॉमन सेंस से निकले हुए हैं। तो पहली लेयर तो हो गई मैथमेटिक्स की। दूसरी लेयर अगर आप वास्तु में देखते हैं, दूसरी लेयर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया पॉलिटिक्स। जब राजा महाराजाओं के टाइम होते थे, उनके जब शहर बनते थे, वैदिक पीरियड की अगर बात करें तो इट वाज अ टाइम पीरियड जिसमें सोसाइटी फ्री विल की होती थी। लोग अपनी लाइफ, अपनी चीज़ें अपने ढंग से करते थे। और उस टाइम पे आपका ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय वाला क्लासिफिकेशन था। तो अब हर किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता था, समझाया नहीं जा सकता था। तो हर कोई अपने घर में सीवर कहीं मर्जी से निकाल देता था। तो कहते हैं ना, किसी को आपने कंट्रोल करना है तो आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो उसको एजुकेट कर दो ताकि वो आपकी बात मान जाए, आपके साथ एग्री कर दे, या उसको डरा दो। तो उन्होंने पॉलिटिकली एक तरह से स्टेटमेंट निकाल दी, साउथ वाली साइड से, इस वाली साइड से अगर आपकी पाइपलाइन जाएगी तो आपका बेटा मर जाएगा। तो कई बार लोग वास्तु में कहते हैं ना कि आपकी जी ये पाइपलाइन गलत है, ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट है। अब इसी पॉइंट को हम एस्ट्रोलॉजी से देखें
तो साउथ की जो गवर्निंग प्रिसाइडिंग डाइटी है वो यम है। यस यस यस, साउथ की प्रिसाइडिंग डाइटी यम है। तो yes, अगर हम बिल्कुल, वहां बिल्कुल। से यम को या साउथ वेस्ट में पित्र वाली डाइटी को सीवेज का आउटफ्लो दे रहे हैं तो हमें नेगेटिविटी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारा पितरों से कनेक्शन डिस्टर्ब होने के चांसेस Correct. बनते तो हैं। जो भी हमारे ये लॉजिक्स होते हैं, मतलब बात नाक वही है, चाहे घुमा के कैसे भी पकड़ लो, आपको कहीं ना कहीं से लॉजिकल कनेक्शंस मिल जाते हैं। तो वास्तु इट्स ऑल अबाउट लॉजिकल साइंस। और इसके अंदर जैसे मैथमेटिक्स की लेयर हमने डिस्कस करी, हमने ये एस्ट्रोलॉजी वाली लेयर भी देख ली, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल। अब इनसे भी हटके कुछ और चीज़ें हैं जो वास्तु में इतनी इंट्रीग्ड हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो शायद 4 घंटे का पॉडकास्ट चल जाएगा। तो मानव जी, हमारे यूजर्स को वास्तु के बैकग्राउंड के बारे में बताइए, ओरिजिन ऑफ वास्तु। वास्तु को अगर हम बात करें, ये वैदिक टाइम से जुड़ा हुआ है। और वैदिक टाइम में जैसे हमारे 4 पुराण हैं, वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ये अर्थवेद के अंदर एक चैप्टर है जहाँ से आप सबसे पहला इसका ट्रेस निकाल सकते हैं। वेदों के बाद जो सेकेंड लेयर है दैट इज़ पुराण। जब हम पुराणों के ऊपर बात करते हैं तो लिंग पुराण, स्कंद पुराण, नारायण पुराण, इन सब के अंदर आपको इसका जिक्र मिलेगा। अब जैसे बिल्डिंग डिज़ाइन कैसे हो रही है, तो ये चैप्टर्स जो हैं आपको बाइफिकेटेड मिलेंगे। अगर हम नारद पुराण की बात करें, नारद पुराण के अंदर तालाब, कुएं और उसका जिक्र किया है कि ये कहाँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वेदों में और पुराणों में बड़ी स्कैटर्ड है। जब हमारे शास्त्रों की हम आगे जर्नी में चलते हैं तो फिर समख्या हैं, संहिताएं हैं। तो जब ये कंपाइल होनी शुरू हुई, जैसे एक मुझे इस समय नाम नहीं ध्यान आ रहा है, एक विश्वकर्मा जी की लिखी हुई बुक है, तो वो पहले कंपाइलेशंस थे। दूसरा एक माया नाम का असुर था जो असुरों का आर्किटेक्ट है एक तरह से, तो उन्होंने जो लिटरेचर कंपाइल किया वो आ गया माया मातम। मायासुर जिसे कहते हैं। हाँ, माया मातम के नाम से। ओके। सो माया मातम हमारा पहला कंपाइलेशन जो हमें सारी वेद पुराणों से मिला हुआ मिलता है। उसके अलावा एक अगर मन्ना सारा एक डॉक्यूमेंट है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ शास्त्र विच ओरिजिनली संस्कृत में है और उसके अंदर आपको सारी चीज़ें वास्तु की कंपाइल्ड मिलती है। पर वो निकल कहाँ से रही है? वही पुराणों में से, लिंग पुराण में से, गरुड़ पुराण में से, नारद पुराण में से। तो वास्तु की ओरिजिन वेदों के टाइम से है, जो शास्त्र पुराण जैसे जैसे आगे रिफाइनमेंट चलती रही उसमें वो कंपाइल होता गया। तो मानव जी, आप वास्तु अप्लाई कैसे करते हैं, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं जो आपने वास्तु अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट अपने क्लाइंट्स के जीवन में महसूस किया है? वास्तु कैसे अप्लाई करते हैं? बेसिकली ये अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये डिज़ाइनिंग का पार्ट है। जिस समय एज एन आर्किटेक्ट मैं कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहा हूँ तो हम वास्तु को इंटीग्रेट नहीं करते, वास्तु के बेस पे ही डिज़ाइन करते हैं, उन्हीं के प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब इसका जैसे पहला प्रिंसिपल है जैविक और प्राणिक ऊर्जा को लेकर। जो जैविक ऊर्जा है वो होती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, ये क्रॉस ग्रिड बनती है। और जो प्राणिक ऊर्जा है वो सोलर ऊर्जा है। जैसे हमारा सूर्य ईस्ट से वेस्ट जाता है वाया साउथ, तो इसकी एनर्जी जो पोल एक मैग्नेटिक फोर्स है वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होती है। तो जब हम जैविक ऊर्जा और प्राणिक ऊर्जा की ग्रिड लेते हैं तो इनको हम हार्टमैन और करी ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड इंटरसेक्शंस क्रिएट करती है, जहाँ पे इंटरसेक्शंस आते हैं वो हमारे मर्मा पॉइंट्स होते हैं। तो एक लेयर डिज़ाइन करते टाइम सबसे पहले जैविक और प्राणिक ऊर्जा किसी प्लॉट में किस तरह से बह रही है, वहाँ पे इंटरसेक्शंस पे कौन से सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उनको ध्यान रख के हम अपना स्ट्रक्चर प्लेस करते हैं। उसके बाद एक ग्रिड होती है जिसको हम नाड़ी कहते हैं। जो प्लॉट में हमने बात करी थी ना कि पद विन्यास वास्तु में हम डिवाइड करते हैं स्ट्रेट लाइंस लेके, जो भी रेक्टेंगल स्क्वायर ग्रिड बनेगा वो शिराएं, वो नाड़ियाँ होती हैं। वो नाड़ियाँ भी सेंसिटिव पॉइंट्स है। जब आप इन नाड़ियों को और अपने जैविक और प्राणिक ऊर्जा के ग्रिड को कंपाइल कर देते हैं तो मर्मा पॉइंट्स बनते हैं। तो ये एक के ऊपर एक लेयर चल रही है। अब जब हमें मर्मा पॉइंट्स मिलते हैं तब हमें डिफेक्टेड एरियाज़, वीक एरियाज़, क्रिटिकल एरियाज़, इनके बारे में पता लगता है। और उन पॉइंट्स पे, उन पोजीशन पे हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स नहीं है। तो मेरा डिज़ाइन इन ग्रिड से डिफाइन होकर अपने आप इवॉल्व कर रहा है। और जो दूसरा तरीका इसके बाद अप्लाई किया जाता है, एक बार हमने ग्रिड सेटिंग वगैरह देख लिया, अपने सेंसिटिव एरियाज़ देख लिए, फिर हम ब्रह्म स्थान के ऊपर से शुरू करते हैं बिल्डिंग की प्लानिंग करना। एक बार हमने अपनी ग्रिड स्टडीज़ कर ली, एक बार मर्मा पॉइंट्स वगैरह सब देख लिए,
उसके बाद सेकंड स्टेप ऑफ डिज़ाइनिंग होता है कि जिसके अंदर हम ब्रह्म स्थान के साथ अपनी बिल्डिंग को शुरू कर रहे हैं। अब जो ब्रह्म स्थान है, प्लॉट अगर रेक्टेंगल है या प्लॉट अगर स्क्वायर है, तो ब्रह्म स्थान में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। अब जैसे मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल अपने डिज़ाइन अप्रोच की बात करूं, तो लोग आगे जगह ज़्यादा छोड़ रहे हैं, पीछे कम जगह छोड़ रहे हैं, तो आपकी बिल्डिंग का सेंटर आपके प्लॉट के सेंटर से मैच नहीं करेगा। तो जो ब्रह्म स्थान घर का है और जो ब्रह्म स्थान प्लॉट का है वो अलग हो गया। फिर हम उसको रेक्टिफाई करते हैं कि ये तो फैक्ट है, हमें आगे जगह ज़्यादा छोड़नी है, गार्डन चाहिए, लग्जरी कोई पार्किंग्स चाहिए, तो जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ब्रह्म स्थान जो शिफ्ट हुआ है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है? साउथ वेस्ट की तरफ गया हुआ ब्रह्म स्थान, घर की जो नाभि है, घर का ब्रह्म स्थान है, वो साउथ वेस्ट में अगर हो प्लॉट के ब्रह्म स्थान से, तो ज़्यादा बेटर है। तो हम इस तरह के पॉइंट्स लेके अपने ब्रह्म स्थान के ऊपर काम करते हैं। एक बार हमने अपना ब्रह्म स्थान है वो डिफाइन कर दिया, उसके बाद वही महावास्तु कंपस, रेडियल सेक्टर्स, जोन्स पता लगते हैं, और फिर जो हमारे वैदिक वास्तु में होता है कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, तो साउथ ईस्ट के ट्राइंगल के अंदर कैसे हम किचन को फिट कर रहे हैं, वो डिज़ाइन पार्ट आ जाता है। तो एक तरह से आप वैदिक वास्तु एंड महावास्तु को ओवरलैप करके जो उसमें से बेस्ट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस हिसाब से आप अपने जी मकान की डिज़ाइन करते हैं। और इसके बाद एक तीसरा भी लेयर होता है, पर वो बहुत कम यूज़ किया जाता है, जिसे हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, इसमें हम जितना ज़्यादा घुसते जाएंगे, जितनी लेयर्स ऐड होती जाएंगी, उतने रूल्स डिफाइन हो जाएंगे, तो क्लाइंट के पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो मानव जी, अकॉर्डिंग टू यू कौन सा बेस्ट शेप होता है प्लॉट का जो कि एक व्यक्ति को लेना चाहिए? इज़ इट रेक्टेंगल, इज़ इट स्क्वायर, इज़ इट ट्राइंगल, इज़ इट अ सर्कल? तो विच इज़ द बेस्ट, मतलब कौन सा शेप है जो वास्तु के अनुसार सबसे बेस्ट होता है? वास्तु में इसका जो वर्णन किया हुआ है वो इस तरह से किया है कि सबसे परफेक्ट बिल्डिंग के लिए स्क्वायर प्लॉट्स, पर ये आज के मॉडर्न अर्बन प्लानिंग, सिटी लेवल प्लानिंग में अगर आप देखें तो स्क्वायर प्लॉट्स मिलना बड़ा मुश्किल है। जो इलोंगेटेड या रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री के अंदर 1:2 का प्रोपोर्शन इज कंसिडर्ड गुड इनफ। उससे ज़्यादा लंबा होगा तो जो हमने ग्रिड्स की बात करी, करीमैन ग्रिड, हार्टमैन ग्रिड, तो उस ग्रिड में इलोंगेशन इतनी हो जाएगी कि एनर्जी सेंटर्स वीक हो जाएंगे। यस यस यस। इसीलिए 1:2 इज़ द अपर लिमिट। और कई केसेस में जहाँ पे हमारे लैंडस्केप फीचर्स प्लॉट के आसपास, जैसे कोई अगर पहाड़ है बैकड्रॉप पे, तो हम 1:2, 2.2 तक भी चला लेते हैं। बट उससे ज़्यादा लंबे प्लॉट्स अगर हों तो प्लॉट को फिर ब्रेक करके वास्तु करना चाहिए। बिल्डिंग को अगर 1:3 का प्लॉट है या 1:4 का प्लॉट है, तो उसको 1:2 में ब्रेक कर दिया, एक बिल्डिंग सेगमेंट आगे, एक बिल्डिंग सेगमेंट पीछे, और उनको किसी पैसेज, कॉरिडोर से हम कनेक्ट कर सकते हैं। पर वो बिल्डिंग की फंक्शनैलिटी अपने ही जोन में अलग हो जाएगी एक तरह से। तो मानव जी, एक चीज़ बताइए, किसी भी प्लॉट में उसका एंट्रेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है? उसके एंट्रेंस के महत्व के बारे में बताइए। देखिए, जो हमने इसको, मैं वहीं पुरानी पॉइंट से कंटिन्यू करूंगा, जैसे हमने बात करी जैविक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा प्लॉट के अंदर फ्लो कर रही है, राइट? अब आप कौन सा दरवाज़ा, खिड़की लगा के किस कोने से ऊर्जा को अंदर घुसा लेते हैं या फिर किस जगह से उसको एग्जिट करवा देते हैं, ये आपके बिल्डिंग के एनर्जी ग्रिड को डिफाइन कर देता है। एंट्रेंसेस कोई भी ख़राब नहीं होती हैं, पर उनके प्रभाव अलग होते हैं। जैसे कहते हैं ना, नथिंग कम्स फॉर फ्री, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस इन लाइफ। तो अगर आपने वेस्ट की एंट्रेंस ले ली, मैं एक बड़ा जेनरिक एग्जांपल ले रहा हूँ, वेस्ट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ गेन्स। तो लोग कहते हैं भाई वेस्ट की एंट्रेंस लगा लो, पैसा ही पैसा। लेकिन जब पैसा ज़्यादा आता है तो सिरदर्दी भी आती है, टेंशन भी आता है, लाइफ में स्ट्रेस भी आता है। तो अगर किसी का वेस्ट का गेट है, फाइनेंशियल गेन्स के हिसाब से वो प्रॉपर्टी, वो बिल्डिंग बहुत अच्छा होगा, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली हमेशा स्ट्रेस आउट ज़्यादा रहेगा। तो कोई एंट्रेंस ये कहना कि ये अति उत्तम है, इससे अच्छा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता। हर चीज़ के प्रोज के साथ कॉन्स भी होते हैं। एवरी कॉइन हैज़ अ फ्लिप साइड। और ये एग्जांपल जैसे आपने वेस्ट का लिया, तो वेस्ट डायरेक्शन भी सैटर्न की है, तो कहीं ना कहीं गेन्स प्रॉफिट के साथ साथ वही स्ट्रेस, परेशानी। अच्छा, अगर हम उसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से देखें तो वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपका जल तत्व हो गया। वहाँ के जो प्रिजाइडिंग डाइटी हैं वेस्ट के, वो आपके वरुण है। वरुण, यस यस, राइट। नॉर्थ वेस्ट के वायु हैं, नॉर्थ में आदित्य सूर्य हैं। तो जो वेस्ट की प्रिजाइडिंग डाइटी है वो वाटर एलिमेंट है, तो इसीलिए वाटर, कैश फ्लो कर रहा है। वो सैटर्न जो आप लेके चल रहे हैं वो
एक और एस्ट्रो वास्तु की अलग पद्धति है, उसके अंदर वेस्ट में वहाँ पे सैटर्न रखा जाता। तो अब ये देखिए पद्धतियाँ काफ़ी सारी हैं, लेकिन हम किस अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, अगर मुझे आप एस्ट्रो वास्तु करने को कहें कि मैंने प्लॉट लिया है, ये मेरे डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ है, मेरी कुंडली के हिसाब से ये घर मेरे लिए कितना सूटेबल होगा, तब हम वो वाली अप्रोच यूज़ करते हैं। वैदिक वास्तु के अंदर वेस्ट की डायरेक्शन वाटर एलिमेंट वरुण देवता की है। तो मानव जी एक चीज़ बताइए, वास्तु हम किन किन लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं? पर्सनल लेवल, सोसाइटल लेवल, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए हमको। जैसे मैंने पहले कहा, वास्तु इज़ अ लाइफस्टाइल, वो एक लाइफस्टाइल अप्रोच थी और अभी भी है। तो आपका लाइफस्टाइल क्या आप सिर्फ घर तक रहता है? आपका बिहेवियर, आपकी लाइफ शहर के लेवल पे भी आती है, देश के लेवल पे भी होती है। सो जो वास्तु, अगर हम शास्त्रों में से जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, उसमें मैंने ये देखा है कि वास्तु अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग लेवल पे भी है, बिल्डिंग डिज़ाइन पे भी है, बिल्डिंग के अंदर एक बेडरूम के लेवल पे भी है, और बेडरूम के अंदर आप कैसे बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, उस लेवल तक भी है, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ है। अगर मैं प्लानिंग और सिटी लेवल को थोड़ा सा समझाऊं कि वहाँ पे वास्तु कैसे काम करता है, तो वास्तु की जब हम बुक्स रिसर्च में जाते हैं, स्टडी करते हैं, तब हमें ये पता लगता है कि जब शहर बनते थे, तो वो जो मैंने बात करी थी कारी लाइन ग्रिड, हार्टमैन ग्रिड, उसको ध्यान में रख के ग्रिड टाउन प्लानिंग होती थी। अगर आप देखें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वैदिक सिटीज़ में सारी राइट एंगल स्ट्रीट्स थी। वो इसीलिए था कि वो ग्रिड्स के साथ में अलाइंड रहें, नाड़ियाँ खुली रहें। तो अब ये वास्तु का एक एप्लीकेशन शहर के लेवल पे हो गया। फिर जब वहाँ पे सेक्टर प्लानिंग करी जाती थी, शहर में प्लॉट काटे जाते हैं, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, तो उसमें वास्तु में काफ़ी सारी शेप्स का जिक्र मिलता है। सिर्फ स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल भी है, करमुखा, एक आपकी बो शेप, जो तीर कमान वाला बो होता है ना, बो शेप, तो करमुखा प्लानिंग, दंडका प्लानिंग, अलग अलग तरह की ज्योमेट्रीज के ऊपर भी बहुत रिसर्च है। सर्कुलर प्लानिंग, ग्रिड्स भी होती हैं। तो ये सिटी के अंदर इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी शेप्स, क्योंकि कोई शहर की बाउंड्री, उसकी ज्योग्राफी, उसकी जियोलॉजी प्रॉपर स्क्वायर नहीं होगी। कहीं पहाड़ निकल रहे हैं, कहीं नदी है, तो शेप्स तो बदलेंगी, तो लैंड वेस्ट नहीं की जाएगी। तो इसलिए वास्तु के अंदर अलग अलग ज्योमेट्रिक प्लानिंग्स ऑफ सिटी, जिसमें फिर आपके स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट्स को डिसाइड किया जाता था। तो एक अर्बन प्लानिंग लेवल, सिटी प्लानिंग लेवल से वास्तु स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर प्लॉट लेवल पे आता है, जहाँ पे हमने बात करी 1:1, 1:2 प्रोपोर्शन के प्लॉट, जिसमें हमने बात करी इकोनॉमिक्स एंड लेयर को लेकर। और उसके बाद फिर आपके बिल्डिंग लेवल, जो मैंने कहा कि आपकी ब्रह्मनाड़ी, जो आपका ब्रह्म स्थान है प्लॉट का। और उसके बाद एक लेवल और डीप जाएं तो आपके बेडरूम के अंदर, कि आपने साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम रख दिया, बिल्डिंग लेवल पे वास्तु वेरी गुड है। अब साउथ वेस्ट के बेडरूम के अंदर बेड कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि बेडरूम का भी एक ब्रह्म स्थान होगा, सेंटर होगा। फिर आपने वहाँ साउथ वेस्ट का बेड भी रख लिया, चलो और बढ़िया। अब बेड से उठते हुए, लेटते हुए आप कौन सी डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हैं, वो फिर एक लेवल ऑफ वास्तु है। क्योंकि जब आप इंटरनल प्लानिंग तक जाते हैं, कि आप जैसे बेड पे लेटे हैं, आपको उठते साथ कहते हैं साउथ नहीं दिखना चाहिए। उसका प्रैक्टिकल रीज़न क्या है? अर्थ का EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल में हमारी मैग्नेटिक लाइंस हैं। तो आपकी बॉडी का ओरिएंटेशन या तो उसके अलाइनमेंट में हो या उससे परपेंडिकुलर में हो, बट उसके कॉन्ट्राडिक्टरी में होगा, क्योंकि आपका सिर नॉर्थ में आपको उठते साउथ दिख रहा है, तो आपकी बॉडी में वो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट पे है जिस समय आप सो रहे हैं, तो वास्तु में इस चीज़ तक आप सो कैसे रहे हैं, इस चीज़ तक का भी ध्यान दिया हुआ है। और आप अपना शहर जो डिज़ाइन कर रहे हैं, करमुखा, दंडका, किस तरह की प्लानिंग में होगी, उसके रिजल्ट्स शहर में रहने वालों को कैसे मिलेंगे, क्योंकि हमने जो स्ट्रीट ग्रिड्स हैं उसके अंदर हार्टमैन लाइंस, करी लाइंस को कैसे यूटिलाइज किया, जैविक और प्राणिक ऊर्जा। तो जैविक और प्राणिक ऊर्जा का फ्लो शहर के लेवल पे, गली मोहल्ले के लेवल पे कैसा है। अब ये चीज़ें हम तो नहीं कंट्रोल कर सकते, हम तो अपना प्लॉट देख सकते हैं। तब बात आ जाती है कि आप अपने प्लॉट में जिस तरह की जैविक प्राणिक ऊर्जा आपके क्षेत्र में आ रही है, उसको किस तरह की एंट्रेंस चूज करके पिक करते हैं। टाउन प्लानिंग के बारे में आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई थी, जिसमें आपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया था। तो एक एग्जाम्पल, मैंने अभी कुछ ही समय पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि जब कुछ साल पहले पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, तब पूरा पाकिस्तान बह गया था, डूब गया था पानी के अंदर। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो साइट्स हैं,
उसके अंदर ज़रा भी पानी का भराव नहीं हुआ? क्योंकि वास्तु का मैजिक ही वही है, एक प्रैक्टिकल मैजिक है, क्योंकि वो शहर वास्तु के हिसाब से डिज़ाइंड है। तो वास्तु के अंदर जैसे मैंने कहा बहुत सारी लेयर्स है, तो ये ड्रेनेज, सैनिटेशन, प्लम्बिंग, जिसको इंजीनियरिंग सर्विसेज या साइंसेस कहते हैं, ये भी वास्तु में इनकॉर्पोरेटेड है। और वो जो सिटीज़ को राइट एंगल ग्रिड पे, मैं बीच में स्किप कर गया आपको बताना, सिर्फ एनर्जी के रीज़न से ही उनको राइट एंगल पे नहीं रखा जाता था। जैसे मैंने कहा वास्तु की एक लेयर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की होती है, वो भी रीज़न था। उस टाइम का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ, अगर देखा हो तो वो घोड़े के गधे के साइड में वो शील्ड लगा के रखते हैं ना, सीधा सीधा चले। तो अगर सड़कें घुमावदार होंगी तो कैसे कम्यूट करेगा, उसके लिए क्या कंफर्ट रहेगा। तो वास्तु अर्बन लेवल, सिटी लेवल पे प्रैक्टिकलिटी, इकोनॉमिक्स की हमारा काम स्मूथली चले, एनर्जी, हर चीज़ को लेके चल रहा है। दैट इज़ वाई वास्तु इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव साइंस। कोई ऐसा यूज़र एक्सपीरियंस जो आपने अपने किसी क्लाइंट के जीवन में देखा हो कि भाई वास्तु अप्लाई करने के बाद उसके जीवन में बदलाव आया हो, बेनिफिट आए हो, कोई ऐसा एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे आप? जहाँ तक हम एक यूज़र एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो ऑकल्ट के अंदर जो मेरा काम करने का तरीका है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुंडली, कर्म एंड वास्तु। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप सोचें कि आपके घर का वास्तु गड़बड़ है और उसी से प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं। कई बार कुंडली, कर्म और वास्तु, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमारे लाइफ को ड्राइव करता है। कुंडली इज़ बेसिकली एन अकाउंट्स बैलेंस शीट ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। टैरो से जो हम चेक करते हैं वो प्रेजेंट लाइफ कर्मा। और वास्तु मतलब वास, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं और किस एनर्जी से खुद को घेर रहे हैं, वो वास्तु है। तो अगर यूज़र एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे पास एक क्वेरी आई थी एनी टाइम एस्ट्रो के थ्रू ही, कि हमारी शादी नहीं हो रही है, बहुत टाइम से कनेक्टेड है। अब उनका घर का वास्तु भी बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, कर्म भी अच्छे थे, प्रॉब्लम वहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली में दिखी। और कई बार कुछ क्वेरीज ऐसी आती हैं जैसे कुंडली भी ओके है, कर्म भी ओके है, पर आगे लाइफ में, करियर में ग्रोथ ही नहीं आ रही। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप अपने ना घर का वेस्ट डायरेक्शन देखिए, जो गेन्स की डायरेक्शन है। वहाँ पे कुछ कचरा, गंद, हैवी चीज़ तो नहीं है। कहते हैं हम बड़ी सी अलमारी है, स्टोरेज है, तो वेस्ट ही ब्लॉक कर रखा है उसने। मैंने उनको कहा अपना वेस्ट ओपन अप कीजिए, वहाँ से वो चीज़ें रिमूव कीजिए, जगह को थोड़ा सा खाली करिए, तो थोड़ा एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा। दूसरी चीज़ जो उनके वास्तु में मुझे ध्यान है, उनका बेडरूम साउथ ईस्ट में था। ये वही पर्सन है जिनका करियर नहीं चल रहा था और शादी का भी प्रॉब्लम था, तो उनका बेडरूम साउथ ईस्ट में था। मैंने कहा आप टैरो कार्ड्स चेक करके और वास्तु का उनका नक्शा लेके मैंने उनको ये कहा कि आपका बेडरूम साउथ ईस्ट का, इसका मतलब आपकी लड़ाइयाँ बहुत होती होंगी अपने पार्टनर के साथ। कहते हैं हाँ मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ। मैंने कहा आप अपना बेडरूम शिफ्ट करके नॉर्थ वेस्ट में आ जाओ, तो कुछ दिनों के लिए ठंडे हो जाओगे। नॉर्थ वेस्ट हवा का जोन है, थोड़ा सा दिमाग शांत रहेगा। कुछ 1 महीने 2 महीने बाद उन्होंने छोटे मोटे वास्तु चेंजेस करे अपनी लाइफ में, कर्म अपने थोड़े ठीक करे। और उसके बाद मुझे 2 महीने के बाद उनका मैसेज आता है, सर आपने नवंबर बोला था, रोका हो गया है, फरवरी आपने बोला था, वही डेट शादी में फिक्स हुई है। वाह। और अगर एक यूज़र स्टोरी को हम और लेके चलें तो कुछ लोग ऐसे भी मुझे लाइफ में टकरे हैं, मिले हैं, जो बिल्कुल ही एंटी वास्तु के घर में रह रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत कुछ बढ़िया चल रहा है। अब ऐसे लोग कहते हैं कि वास्तु काम नहीं करता। भैया हमारा तो साउथ ईस्ट का, साउथ वेस्ट फेसिंग का घर है, कॉर्नर प्लॉट है, लोग तो कहते हैं सबसे ख़राब है। लेकिन जब हम उनके साइट पे गए कि भैया ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनकी लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छी है, पर साउथ वेस्ट में कैसे है, तो मैंने देखा कि उस कॉर्नर पे बड़े बड़े अशोक के पेड़ हैं, एक बिजली का ट्रांसफार्मर है। अब ये वेद हो गए, वेद मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस हो गई। तो जो साउथ वेस्ट की वो एनर्जी उस घर में जानी थी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर है, साउथ में, वेस्ट में, और वो विकसित प्लॉट है, वो कार्डिनल डायरेक्शंस वाला प्रॉपर दीक्षित प्लॉट नहीं है, तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट की तरफ टिल्टेड है सड़क। घर से बाहर निकलते हुए साउथ नहीं दिख रहा, साउथ वेस्ट दिख रहा है। इस तरह का प्लॉट वास्तु में कभी इतना अच्छा नहीं माना जाता कॉर्नर पे। एक तो कॉर्नर क्योंकि 2 तरफ से एनर्जी ओपन है, ऊपर से साउथ फेसिंग में, गेट भी लगाया हुआ उन्होंने साउथ ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ में नहीं लगाया हुआ, बट फिर भी घर में सब कुछ सुख है, बढ़िया है। तो देखा तो एंट्री पे अशोक के पेड़ है। अब वो उस तरफ से आती हुई एक्सेसिव एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। तो मतलब अशोक के पेड़ ने जो नेगेटिव एनर्जीज थी उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया। जी।
नेगेटिव भी नहीं बोलूँगा, जो एक्सेसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जीज था उसको कंट्रोल। कहते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो अगर आप एक ऐसा कुछ प्लॉट ले लेते हैं जिसमें बहुत एनर्जी ड्राइव हो रही है, तो आप कितना भी अच्छा वास्तु कर लें उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मानव जी, आजकल इंटरनेट पे स्पेशली इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पे वास्तु रेमेडीज़ के बारे में कई सारे चीज़ें, कई सारे टॉपिक्स घूम घूम के आते हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक एंड व्हाट इज़ योर अप्रोच ऑन रेमेडियल वास्तु? देखिए, मेरा जो अप्रोच है, आप डिज़ाइन ही ऐसे करो कि आपको रेमेडी की ज़रूरत ना हो। लेकिन अगर फॉर सम रीज़न आपकी बिल्डिंग पुरानी है, बनी हुई है, आपने कोई अच्छा कंसल्टेंट नहीं लिया कभी, या फिर पहले के टाइम की बिल्डिंग है जिसमें आप कुछ खुद नहीं कर रहे पर उसमें कुछ दोष हैं, वो कैसे ठीक करें? तो इसको हम 2-3 लेवल्स पे देखते हैं। सबसे पहला सर्जिकल लेवल, अगर मैं कहूँ एक तरह से, कि अगर हाथ की जगह पैर लगा हुआ है, पैर की जगह हाथ लगा हुआ है, तो आप फंक्शन नहीं कर सकते, आप कितनी भी रेमेडीज़ कर लें। तो कुछ मेजर फ्लॉज हैं जिनके लिए डिमोलिशन या करेक्ट ज़रूरी होती है, रिकन्स्ट्रक्शन ज़रूरी होता है। दूसरा, एनर्जी लेवल पे, कि आपका जैसे सपोज़ कोई टॉयलेट किसी गलत जगह पे है, अब आप उसको पूरा डिमोलिश नहीं कर सकते, पूरे घर का नक्शा छिड़ जाएगा, तो उस जगह की एनर्जी बैलेंस करें। एनर्जी कैसे बैलेंस की जाती है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम चेक करते हैं। अब उसके लिए हमारे दूसरे अप्रोच ऑफ वास्तु काम करती है, जिसके लिए लोग डाउजर्स यूज़ करते हैं, कॉपर रॉड्स यूज़ करते हैं, एनर्जी बैलेंसिंग करते हैं। हमारे एनी टाइम के ही कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट इसमें काफ़ी अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। तो उस जगह की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए चेक करके किसी तरह की रेमेडी, जैसे किसी मेटल स्ट्रिप का यूज़ करना, कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ करना, ताकि वो प्लैनेटरी सेंस में हम उसको बैलेंस कर लें। तो रेमेडीज़ सबसे बढ़िया जो मैं अप्रोच फॉलो करता हूँ वो डिज़ाइन लेवल पे है, कि आप अपनी बिल्डिंग को ही ठीक बना लो। अडेप्टिव रीयूज़ ऑफ द स्पेस, अगर बेडरूम गलत जगह पे है, वो ड्राइंग रूम की जगह पे है, तो उसको कमरा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटीरियर चेंज कर लीजिए। अडेप्टिव रीयूज़ ऑफ द स्पेस इज़ समथिंग आई प्रमोट। वो भी नहीं होता, जो सबसे बढ़िया है दैट इज़ डिमोलिश एंड गेट इट डन राइट। आप दोनों नहीं कर सकते, तो तीसरा है कि आप किसी तरह से उसके एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस कर लीजिए, जिसके लिए काफ़ी सारे रेमेडियल टूल्स होते हैं। किसी चीज़ को दबा देना, कोई कलर यूज़ कर लेना। उसके बाद तीसरा पार्ट आ जाता है विच इज़ यूज़ ऑफ डिवाइसेस, यंत्र। ऑकल्ट के अंदर बड़ा कॉमन सुना होगा तंत्र, मंत्र, यंत्र। तंत्र इज़ एन एक्टिविटी, तो घर में जो हवन, पूजा, दोष निवारण होता है वो तंत्र एक्टिविटी हो गया। फिर आ गया मंत्र विच इज़ चैंटिंग। अब कईयों का मैंने देखा है, नॉर्थ ईस्ट का इशू था, तो घर में वो एक ना गायत्री मंत्र या उसके टेप रिकॉर्डर्स आते हैं, 24 घंटे चला दिया। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ मंत्र एनर्जी। यंत्र हो गए आपके पिरामिड्स या इस तरह के डिवाइसेस। बट ये रेमेडियल वास्तु के भी एक दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे आपका फ़ोन है, आपने आज अपना फ़ोन यूज़ किया, तो क्या उसको दोबारा चार्ज नहीं करेंगे? कुछ समय में चार्जिंग चाहिए होगा ना। तो जब हम रेमेडियल वास्तु की बात करते हैं, ये पिरामिड्स लगाते हैं, कोई कलर बदलते हैं, तो हमें उनको टाइम टू टाइम एनर्जाइज भी करना होता है। अगर हम स्पेसिफिकली डिवाइसेस की बात करें, जैसे कोई पिरामिड हो गया, कोई ग्लास का बाउल हो गया जिसमें कुछ सॉल्ट वगैरह आपने भर के रख दिया उस जगह की नेगेटिविटी कम करने के लिए, तो उसको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है या उनको एनर्जाइज करना पड़ता है। तो वास्तु इज़ नॉट अ वन टाइम सोल्यूशन, वन फिट सोल्यूशन, कि आपने आज एक लाल पट्टी डाल दी, कोई चांदी की तार डाल दी, प्रॉब्लम ख़त्म। नो, कुछ समय बाद उस तार को निकाल के उसको री एनर्जाइज करना ज़रूरी है। तो आपने अभी कहा कि री एनर्जाइज करते हैं यंत्रों को, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे को। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि किस तरह के यंत्र हैं। हम पिरामिड्स यूज़ कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर जगह पे कोई स्टैचूज़ या कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनका प्रोसेस सबका अलग होता है। इसके अंदर एक चीज़ आप ये समझिए, जैसे रेकी हीलर्स हैं, तो वो एनर्जी देते हैं, उस चीज़ को क्लेंस करते हैं। अब उसको क्लेंस करने के लिए मैनिफेस्टेशन यूज़ करी जा सकती है। कुछ पर्टिकुलर यंत्र ऐसे हैं जिनको हम मैनिफेस्टेशन, से क्रिस्टल्स हैं, कि आपका अगर सैटर्न वाला पोर्शन वेस्ट साइड में थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, वहाँ पे एमेथीस्ट रख दो, इट्स अ सेटेनियन क्रिस्टल, और आप हर पूर्णमासी उस क्रिस्टल को चांद की रोशनी में रखें, नमक के पानी से एक बार वॉश आउट कर लें, तो वो क्लेंस हो गया। जब आपने उसको सॉल्ट वाटर से किया, मूनलाइट में रखा, क्रिस्टल चार्ज हो गया, फिर वापस उसको अपनी जगह पे काम पे लगा दिया।
अगर आप क्रिस्टल से कर रहे हैं तो चार्जिंग क्लेंजिंग होगी, पिरामिड से कर रहे हैं तो आप किसी प्रोफेशनल रेकी हीलर वगैरह को बुलाएंगे जो उसमें ऊर्जा ट्रांसफ़र करेगा। अगर आपने कोई देव मूर्ति या कुछ स्थापित करी हुई है वास्तु दोष निवारण के लिए, तो फिर आप अपने कर्म कांड वाले पंडित को बुलाएंगे जो अलग अलग तिथियों पे उसका हवन पूजन करेगा। सो मंत्र से, मैनिफेस्टेशन से, कई तरीके से चीज़ों को चार्ज, क्लेंस या रेक्टिफाई किया जाता है, बट करना ज़रूरी है। एक बार लगा के छोड़ दिया, 4 दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, उसके बाद वो काम करना बंद कर गया, नहीं कर गया, आपको कैसे पता? तो मानव जी, आपने बड़ी सुंदर तरीके से वास्तुशास्त्र को हमारे यूजर्स को एक्सप्लेन किया। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको अपने जीवन में वास्तुशास्त्र को अप्लाई करना है तो मानव जी से ज़रूर संपर्क करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाकर के मानव जी से एनी टाइम एस्ट्रो पे कनेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं आज का पॉडकास्ट आप सभी को पसंद आया होगा। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और मेरे जैसे 1500 से ज़्यादा एक्सपर्ट से कनेक्ट करने के लिए एनी टाइम एस्ट्रो ऐप को डाउनलोड करिए। जानिए ग्रहों के राज एनी टाइम एस्ट्रो के साथ।